वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीएसटीसी परीक्षा 2023 का एग्जाम अगस्त माह के अंदर होने वाला है, तो उसके लिए स्पेशल हमने मॉडल टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आज हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 5 आ चुका है, जिसमें आपको टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं। तो राजस्थान जीके के टॉप 50 एमसीक्यू इसमें मिलते हैं आपको। करंट के साथ जितने भी टॉपिक आएंगे बीएसटीसी एग्जाम में डेली लाइव शाम 7 बजे आपको मिलेंगे। परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो डेली जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के बीएसटीसी एग्जाम के लिए मॉडल टेस्ट है डेली नोटिफिकेशन के साथ उपलब्ध हो जाए। देखिए, पहले हम प्रश्न की बात करते हैं आज के। पहला प्रश्न है हमारा, मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? जो मालपुरा करौली का मैदान है वो है हमारा बनास बेसिन का भाग है। बनास बेसिन की बात करें तो बनास बेसिन बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, और यहाँ पे कांप मिट्टी पाई जाती है। इस मैदान को दक्षिण में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेवाड़ का मैदान। इस दक्षिण के भाग को इसे कहते हैं मेवाड़ का मैदान। और जो ये है मालपुरा करौली, ये है उत्तर का मैदान, यानी बनास का उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान है कहलाता है। और इसकी ढाल की बात करें तो बनास बेसिन की ढाल है पूरब की ओर। इसकी है पूरब की ओर ढाल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 150 से 300 मीटर के मध्य। इतनी डिटेल आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 2 नंबर प्रश्न। देखिए, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आप परखना चाहते हैं अपनी तैयारी को, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी। और प्रताप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करके आपको मात्र 99 रुपए में बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज मिल रही है। अभी से ज्वाइन करें, क्योंकि अगस्त माह तक आपके एग्जाम होने वाला है। तो आप अच्छी तरीके से इन टेस्ट सीरीज को, यानी 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज को अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। तो लगभग जो है 600 अंक का जो है एग्जाम होगा, जिसमें से आपको लगभग 400 प्लस नंबर जो है ओबीसी और जनरल के विद्यार्थियों को लेने होंगे। 370 380 के स्तर एससी कैटेगरी के विद्यार्थियों को लेने होंगे। अभी से जुड़ जाइए तैयारी में हमारे साथ। देखिए, अगले 2 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला आयोजित है बारां के अंदर। कहाँ पे? बारां के अंदर है जो है सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, राजस्थान के प्रमुख मेले में लेकर आया हूँ। देखिए, बेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर के अंदर लगता है, ये आपको याद रखना है। कोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा के अंदर लगता है। पुरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। चौथ माता का मेला जो है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। गौर का मेला सिरोही में लगता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है। भरथरी का मेला अलवर में लगता है। रामदेव मेला रामदेवरा जैसलमेर के अंदर लगता है। जो कि स्टार लगे लेना, यहाँ से सीधा प्रश्न एक पूछा जाएगा एग्जाम में। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? ये आप चित्र देख सकते हो, ये है कोलायत के अंदर बीकानेर में। तो इसका आंसर क्या संबंधित है? कोलायत से। कोलायत कहाँ पे है? बीकानेर में है ये स्थान, ठीक है। ये है कौन सी? कोलायत झील है। इसी कोलायत झील के पास में कौन सा बना हुआ है? कपिल मुनि जी का मंदिर बना हुआ है। ये आप जाकर देख सकते हो, बाकी चित्र में मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? अभी मैंने बताया है चंद्रभागा पशु मेला कब लगता है? कार्तिक महीने में लगता है। तो झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा पशु मेला आयोजित किया जाता है। आगे देखिए, ये आप चित्र देख सकते हो, ये है चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है, पशुओं की। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। एक तो 17 जैसलमेर में है, चूरू में है और बीकानेर में। तो ये 3 जिले से हो जाएंगे जिनका क्या है, जनसंख्या घनत्व कितना है? 100 से कम है। ये आपको याद रखना है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, मैं जनसंख्या के बारे में बात कर लेता हूँ। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है अपना जयपुर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आ जाए तो जैसलमेर आ जाएगा। ये यहाँ से बीएसटीसी एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आएगा। देखिए, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर में है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछ ले जयपुर में है। सर्वाधिक शहरी भी कहाँ पे है? जयपुर में। न्यूनतम ग्रामीण की बात करें तो जैसलमेर में, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब लिंगानुपात पूछा जाता है कि लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। राजस्थान का लिंगानुपात है 928। ठीक है। शहरी लिंगानुपात है 914, ये आपको याद रखना है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 933। अगर आपसे पूछ ले शिशु लिंगानुपात कितना है राजस्थान के अंदर, तो 888, ये भी आपको याद रखना है। 888 शिशु लिंगानुपात है। कुल में लिंगानुपात है 928। शहरी की बात करें 914, ग्रामीण की बात करेंगे 933। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है 994। ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर 846। ये मोस्ट कर लेना, पक्का प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर। आगे बात करेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है, ये मोस्ट कर लेना, पक्का प्रश्न छपेगा। सबसे कम जो है महिला साक्षरता न्यूनतम किस जिले में रही है, तो कहां पे रही है, जालौर के अंदर। अब साक्षरता है तो साक्षरता की बात कर लेते हैं। कुल साक्षरता दर कितनी है, 66.1%, जिसमें शहरी है 79.7%, ग्रामीण की है 61.4%। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कोटा हो जाएगा 76.6%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछ ले तो जालौर हो जाएगा 54.9%। तो ये मोस्ट प्रश्न है जो एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए मैं तथ्य साथ में लेकर आया हूं। न्यूनतम पूछ ले तो जालौर। आगे है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है। ठीक है, ये याद रखना, द्वितीय स्थान पर रहा है जनसंख्या घनत्व में, तो भरतपुर। कौन सा, भरतपुर। देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व राजस्थान में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर 595। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला है जैसलमेर, कितना है, 17। ये डिटेल आपको याद है। आगे देखिए, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता स्थित है अपने कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी, कोठारी नदी के किनारे। अगर आपसे पूछ ले कि मेजा बांध किस नदी के ऊपर स्थित है, अगर आपसे पूछ ले मेजा बांध, मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर स्थित है, और कोठारी नदी के पास में कौन सी है, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन करता है इसके वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, वीएन नाथ मिश्र या वीरेंद्र नाथ मिश्र। प्राचीन पशुओं की अस्थियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। भारत का सबसे संपन्न पाषाण स्थल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे है, कांतली नदी पर स्थित सभ्यता है, पक्का प्रश्न पूछा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पे, सीकर के। अब पूरी डिटेल हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। जिला सीकर, नीम का थाना, तहसील हो जाएगी। नदी कांतली नदी के ऊपर स्थित है। समय की बात करें तो 2800 ईसा पूर्व। तो काल की बात करें तो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता की जननी से कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। खोजकर्ता की बात करें या उत्खननकर्ता की बात करें तो 1970 में आरसी यानी जिन्हें कहते हैं रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा कांतली नदी के ऊपर जो है पास में गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई। मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से मिले हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है, कालीबंगा है हनुमानगढ़ के अंदर। तो कौन सी नदी के ऊपर है, तो घग्गर नदी के ऊपर है स्थित है, ये आपको याद है। आगे देखिए, जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है। ठीक है, क्या समानता है इन सभ्यताओं में, इनमें क्या मिले हैं, ताम्र उपकरणों के भंडार मिले यहाँ पे। अब ये तो मिले हैं। अब आपको याद रखना है कि कुराड़ा सभ्यता कहाँ पे है, बहुत बार पूछा जाता है, नागौर में। नंदलालपुरा जयपुर, साबनिया बीकानेर, जाडोल उदयपुर, ये याद रखना है। ठीक है, और ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। नहीं, ये प्रश्न जरूर देखना है या नहीं है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक तावली इंडोलॉजिस्ट डुइंगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, सही है। प्राग हड़प्पा अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। ये कथन है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सारे सही। आगे देखिए प्रश्न हमारा, पशु पक्षियों
एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है? पशु पक्षियों व प्राकृतिक सौंदर्य। अगर आपसे पूछ ले पशु पक्षियों आते ही हमें कौन सी चित्रशैली करनी है? बुंदी चित्रशैली कर देनी है, सीधी की सीधी। बुंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है सुरजन है, रामलाल है, अहमद अली। ये पूछा जाता है ज्यादा, अहमद अली। ये है बुंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार, जिसमें पशु पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र बनाए गए हैं। ये आप आगे देखिए, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई की बात करें तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो नाथद्वारा शैली। और नाथद्वारा शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है पिछवाई जिला। पिछवाई कला के अंदर किस देवता के मंदिर है? तो कृष्ण के जो है चित्र है ज्यादा, कृष्ण लीलाओं की। इसके कृष्ण लीलाओं के जो है चित्र बने हुए हैं इस पिछवाई चित्रकला के अंदर, और नाथद्वारा शैली में बनी हुई है। आगे है कि पुस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? पुस्ता कला की बात करेंगे तो ये किया जाता है अपने बीकानेर के अंदर। वहां पे बीकानेर के अंदर ये है ऊंट पर की जाने वाली पुस्ता कला। देख सकते हो ये जो है व्यक्ति लगे हुए हैं, ये कला है पुस्ता कला, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको याद। आगे प्रश्न है, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? उनियारा चित्रकला शैली की बात करें, उनियारा चित्रकला शैली है अपने जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है, जयपुर और बूंदी शैली का। ठीक है, आगे है चित्रकार है अली राजा, अमीर रुकनुद्दीन, रामलाल किस और रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये याद रखना है आपको, तो बीकानेर से। एक तो है अली राजा, ठीक है, एक है हामिद रुकनुद्दीन, एक है रामलाल। ये तीनों चित्रशैली चित्र बनाते थे। ये किस चित्रकार के हैं? तो ये बीकानेर के हैं। ठीक है, चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा, हुस्ना चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? ये है अजमेर से। ये याद रखना आप, चांद आ जाए, साहिबा आ जाए, हुस्ना आ जाए, राम सिंह भाटी आ जाए और तैयब आ जाए, तो अजमेर चित्रशैली। आगे देखिए, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? बहुत बार फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में बार बार पूछा जा रहा है। ये पुस्तक किसकी है? तो ये दशरथ शर्मा, इसकी है दशरथ शर्मा की पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से देखिए, वंश भास्कर की बात करें तो ये है सूर्यमल मिश्रण की है, वल्यमाला गौतम सूरी की है, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई और हमीर महाकाव्य इसकी है नयन चंद्र सूरी की। पृथ्वीराज राष्ट्र है चंद्र बरदाई की, पृथ्वीराज विजय जो है चंद्र बरदाई की नहीं है। इसका जवाब आपको देना है कि पृथ्वीराज विजय जो है ग्रंथ किसका है। आगे देखिए, मानमोरी शिलालेख राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी शिलालेख ये है चित्तौड़गढ़ से संबंधित। किस क्षेत्र से? चित्तौड़ से संबंधित है मानमोरी शिलालेख। आगे है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई थी? प्रजामंडल से संबंधित एक या दो प्रश्न पक्का आएगा, या तो इनका नाम पूछा जाए कि स्थापना किसने की और कब की। ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात आ रही है तो 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। की कितने थी? तो किस समिति, इसने पूछा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की। अब कुछ प्रजामंडल से जुड़ी महिलाएं हैं जहां से एग्जाम में पक्का आता है एक प्रश्न। नारायणी देवी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी, याद रखना है। महिमा देवी किंकर ये है मारवाड़ से, शारदा भार्गव कोटा प्रजामंडल से, दुर्गावती शर्मा जयपुर प्रजामंडल से। ये महिलाएं आपको याद रखनी है। नारायणी मेवाड़ से, महिमा देवी मारवाड़ से, शारदा कोटा याद कर लेना, दुर्गा जयपुर की है। ठीक है, ये समिति के अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, मेवाड़ प्रजामंडल। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न और बार बार पूछा जाता है। त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1939 या 38 ईस्वी को मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो। ठीक है, 1900। अगला प्रश्न है हमारा, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 ईस्वी को भोगीलाल पांड्या ने शिवलाल कोटड़िया के सहयोग से की थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1 अगस्त 1944 को डूंगरपुर
जो है प्रजामंडल की स्थापना हुई और भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। आगे है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां से संबंधित है? कार्यपालिका शक्तियां से संबंधित है, ये कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 154। अब मैं सारी डिटेल लेकर आया हूँ जहां से पीएसटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 153 कहता है एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका, ये आ गया प्रश्न, की शक्तियां राज्यपाल में निहित है, इसका प्रयोग वह अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति किसमें होगी? 155 में राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष होगा लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यता 157 में है। अनुच्छेद 159 शपथ संबंधित, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसको शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल को। ये जो अनुच्छेद है ये पीएसटी के एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पक्का देखने को मिलता है। नियुक्ति ज्यादा पूछा जाता है, नियुक्ति 155 में है, एक शपथ 159 में है, ठीक है, ये ज्यादा याद है। आगे देखिए, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? राजस्थान में राज प्रमुख का पद जो समाप्त किया गया था, राजस्थान के 7वें चरण यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद रचित किया गया था, जिसमें राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरमुख निहाल सिंह। ये आपको याद। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? ये देखिए बार बार जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 164 के तहत होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये आपको याद। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से नेता बापोसा कहलाते हैं? कृष्णदत्त, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। बापोसा कहते हैं भैरव सिंह शेखावत को, बापोसा के नाम से जाना जाता है और पीएसटीसी के एग्जाम में पक्का कर लेना इस बापोसा को, ठीक है। अब मैं कुछ लेकर आया हूँ। गांधी जी के 5 पुत्र कहते हैं जमनालाल बजाज को, बागड़ के गांधी कहते हैं भोगीलाल पांडे को, राजस्थान के गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को, लक्कड़ व कक्कड़ जयनारायण व्यास को, धुन के धनी जयनारायण व्यास को, राजस्थान के लोक नायक जयनारायण व्यास को। इस पर मैं स्पेशल एक टॉपिक लेकर आऊंगा जो कि सारे व्यक्तियों के उपनाम मैं आपको बता दूंगा, जहां से पीएचडी के एग्जाम में 1 या 2 ऑप्शन पक्का देगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? ये है जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ बनी हुई है। अगला है, पलाण, मोहरा, गोरबंद व परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? पलाण हो गया, मोहरा हो गया, गोरबंद हो गया और परचनी हो गया। ये है ऊंट के, किसके हैं? ऊंट के हैं सारे के सारे आभूषण। ये गोरबंद याद रखना, आपको गोरबंद पूछा जाता है, गोरबंद ऊंट का। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है तो केवला देव नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, तो उद्यान पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध। आगे है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य है कहाँ पे? राजस्थान के एक तो चूरू जिले के अंदर है, ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? रामसागर वन विहार अभ्यारण्य ये है धौलपुर के अंदर। कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है, याद रख लेना आपको। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर स्थित है। अगला है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ अन्य में जो है स्थापना लेकर आया हूँ। देखिए, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में होती है, ये याद कर लेना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में होती है, ये याद कर लेना। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में होती है। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में है। ये डिटेल आपको याद रखना, पक्का यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। स्पेशल में एक वीडियो भी बना दूंगा यहाँ से स्थापना वर्ष से। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 1883 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में, कहाँ पे? उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 के अंदर की गई थी। अगला है कि वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? रानीसर टांका है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है?
जोधपुर में। अगला है मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये हुआ था 1977-78 के अंदर। और अन्य कुछ विकास कार्यक्रम है जैसे सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 के अंदर शुरुआत हुई। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1992-93 में। शहरिया विकास कार्यक्रम 1970-78 में। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो 1994-95 में। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में। जहां से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ज्यादा पूछा जाता है डांग क्षेत्र 1994-95, एक पूछा जाता है मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1970-78। ये आपका एक है सूखा संभावित क्षेत्र। ये तीन पक्के याद करते हैं। वर्तमान नागौर जिले को जनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कहते थे ऐ छत्रपुर। क्या कहते थे? ऐ छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। अगला है सिंगला, जेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है। फसल की कटाई से, दही बिलोनी से, कपड़ा रंगाई से, चित्रकारी से। दही बिलोनी से सिंगला, जेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो कि आजकल स्थिति के अंदर नहीं देखा जाता है। ठीक है। राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अधिनियम से संबंधित ये किया गया था राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999, याद रखना है आपको। ठीक है। आगे है राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया था? धारा 3 के अंदर किया गया था। ये बात करेंगे। हाल ही में मई 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है? जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। ये है जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी मई 2023 में उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद है। आगे है कि राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 के अंतर्गत वीरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है करंट के प्रश्न में 10 डेली देता जाता हूं, ताकि एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आए या 5 प्रश्न आए तो आपको आसानी हो सकती है। ये दिया गया था रति सक्सेना को वीरा पुरस्कार 2022-23 का। अगला है निम्न में से राजस्थान से किसे पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को, मूलचंद लोढ़ा को, लक्ष्मण सिंह लाहोड़िया को, राम प्रसाद सिंह वर्मा को। ये किनको दिया गया था? ये दिया गया था एक तो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को, एक दिया गया था मूलचंद लोढ़ा को, एक दिया गया था लक्ष्मण सिंह लाहोड़िया को। ये इसका आंसर हो जाएगा ए, ब और स, यानी स इसका आंसर हो जाएगा। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया, मूलचंद लोढ़ा को दिया गया और लक्ष्मण सिंह को दिया गया। ये याद रखिए। ये बात करेंगे। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के नेता विपक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये किन्हें चुना गया है? ये चुना गया राजेंद्र राठौड़ के रूप। ठीक है, किन्हें? राजेंद्र राठौड़ के। अगला है अप्रैल 2023 में राजस्थान सरकार ने 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है। 12 में सोरसन, जोधपुर में खिंचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़। 5 आमली 12 जिसे वर्तमान में राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण रिजर्व की कुल घोषित किया गया है। इसके साथ ही कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 27 हो गई है। ये आपको याद रखना है। अभी 27वां कौन सा बना है? ये पक्का बेसिस में पूछा जा सकता है। 5 आमली, कौन सा? 5 आमली 12 वाला जो है 27वां वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था। ये आपको याद रखना है। इससे पहले 3 बने थे। 12 में सोरसन है, जोधपुर में खिंचन है, भीलवाड़ा में हमीरगढ़ है। ये आपका कुल संख्या कितनी हो गई है? 27 हो गई है। ये याद रखना। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का वर्ष 2022-23 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से प्रदान किया गया मधु आचार्य आशावादी को 2022-23 का सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में जल योद्धा श्रेणी में राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया गायत्री देवी को। ये बात करेंगे। हाल ही में फरवरी 2023 में द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान ने
इस शहर में रोज शो 2023 का आयोजन किया गया। ये किया गया था जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर रोज शो 2023। हाल ही में फरवरी 2023 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं? अभी वर्तमान में 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत। अगला आज लास्ट प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2023 राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया यानी साइन किया है? वो किया है THDC। इसके साथ THD के साथ जो है समझौता किया है। इसने अक्षय ऊर्जा परियोजना के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने इतने 10,000 मेगावाट क्षमता के लिए जनवरी 2023। आज के जितने भी टॉप 50 MCQ क्वेश्चन थे हमने क्लियर कर आपको बता दिए हैं। सभी विद्यार्थी डेली BSTC एग्जाम के लिए चाहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण हो सके। राजस्थान जीके के आपको 50 में से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन सही करने ही होंगे ताकि आप सफलता की ओर बढ़ सके, पास में आपको कॉलेज मिल सके। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को कैसे सब्सक्राइब। और इसी के साथ जो BSTC की जो टेस्ट सीरीज है उसे जरूर ज्वाइन करें। उसमें इसी प्रकार के प्रश्न डाले गए हैं करंट के साथ, राजस्थान जीके के साथ, ताकि हूबहू आपको वहां से जो है प्रश्न देखने को मिले। इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, ये है BSTC एग्जाम प्री DLED के लिए स्पेशल हमने 99 रुपए में टेस्ट सीरीज आपको दिए जाएंगे। प्रताप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।